कक्षा 11th अध्याय 3 सरल रेखा में गति। जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है सरल रेखा में गति। सरल रेखा में गति, सबसे पहले हमें ये देखना है कि गति कितने प्रकार की होती है। गति कितने प्रकार की होती है। जो हमारी गति है वो 3 प्रकार की हुई है। कितने की? 3 की। पहली है स्थानांतरित। स्थानांतरित का मतलब होता है कि एक स्थान से उठकर दूसरे स्थान पर पहुंच जाना। परंतु एक स्थान पे दूसरे स्थान पे तो हर गति में पहुंच रहा है, पर इस गति में जो खास बात है वो रेखीय होती है। क्या होती है? स्थानांतरित गति जो होगी वो रेखीय गति होगी, अर्थात एक सीधी रेखा में गति करेगी। तो इसको पहली गति को बोला जाता है स्थानांतरित गति। दूसरी है वृत्तीय गति, अर्थात घूर्णन गति। अर्थात किसी भी, जैसे मान लीजिए कि किसी वृत्त के रूप में कर रहा है तो ये केंद्र है और केंद्र इसके चारों तरफ क्या कर रहा है, कोई कण घूम रहा है, तो उस कण के लिए यह क्या कहलाएगी? वृत्तीय गति। तो पहला हो गया स्थानांतरित गति या रेखीय गति, दूसरा हो गया आपका वृत्तीय गति, और तीसरा होता है दोलनी गति। अर्थात दोलनी गति में क्या होता है कि आपका जो पिंड एक स्थान पर फिक्स कर दिया जाता है और ये लोलक इस तरह क्या करता है, गति करता है, तो ये कहलाती है उसकी दोलनी गति। अर्थात इसको कंपन गति भी कह सकते हैं। जब हमारी कोई स्प्रिंग भी है, अगर ऐसे आगे पीछे चल रही है तो वो दोलनी गति ही कहलाती है। अगर कंपन करे तो वो कंपन गति कहलाएगी। तो गति को 3 स्टेजों में माना गया है। पहला रेखीय गति, वृत्तीय गति और दोलन गति। तो ये आपके 3 प्रकार होते हैं गति के। अब जो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं वो रेखीय गति पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले? रेखीय गति। रेखीय गति पढ़ने से पहले हमें छोटे छोटे पॉइंटों को जानना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए पहले सबसे वर्ड बनता है बिंदु। क्या बनता है? बिंदु। तो बिंदु क्या होता है? ना तो जिसमें ऊंचाई होती है, ना चौड़ाई होती है और ना लंबाई होती है, तो वो पॉइंट क्या कहलाता है? हमारा बिंदु कहलाता है। अब बिंदु बन गया। अब बिंदु की स्थिति अर्थात पोजीशन। कोई बिंदु हमने रखा और अगर इसका पोजीशन की बात करें तो पोजीशन क्या होगा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी स्थिति बताओ, क्या बताओ? स्थिति अर्थात पोजीशन। तो हम क्या करते हैं, एक क्वाड्रेंट खींचते हैं एक्स और वाई में, ये एक्स और ये वाई। यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डाल देते हैं और यहाँ से इसे परपेंडिकुलर डाल देते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का मान लीजिए वो एक्स चलता है और यहाँ से ऊपर की तरफ जो चलता है ये वाई, तो इसके कोऑर्डिनेट बने एक्स और वाई। तो ये इसकी क्या कहलाती है? स्थिति कहलाती है कि इस पोजीशन पर क्या मिलेगा, ये। तो ये हमारी क्या हो गई? स्थिति। ये पहला था बिंदु। बिंदु किसे कहते हैं? जिसमें लंबाई ना चौड़ाई ना ऊंचाई हो, ऐसा पॉइंट हमारा क्या कहलाता है? बिंदु कहलाता है। और उसकी स्थिति हम एक्स वाई अक्ष खींचकर प्रदर्शित कर सकते हैं। उसके बाद में आता है आपका, देखो जब कोई गति की बात चली है तो विराम अवस्था होती है, एक गति की अवस्था होती है। तो विराम अवस्था का मतलब होता है कि कोई गाड़ी, विराम अवस्था। विराम अवस्था क्या है कि अगर कोई गाड़ी विराम में खड़ी है, दूर कैसी खड़ी है? विराम में, एक स्थान पर फिक्स है परंतु टाइम में परिवर्तन हो रहा है, परंतु उसकी स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो वो चीज़ क्या कहलाती है? विराम अवस्था। टाइम में तो परिवर्तन हुआ परंतु उसकी पोजीशन में परिवर्तन नहीं हुआ, तो वो क्या कहलाती है? हमारी विराम अवस्था। अब गति अवस्था। गति अवस्था, तो गति की अवस्था में क्या होगा कि ये चालक जो चलने वाला होगा वो एक स्थान से
दूसरे स्थान पर पहुंच जाएगा और समय में क्या होगा, परिवर्तन होगा। ठीक है, समय में भी क्या होगा, परिवर्तन, अर्थात समय के साथ उसकी पोजीशन में क्या हो, परिवर्तन हो, तो वो क्या बन जाती है, गति की अवस्था। और अगर समय में परिवर्तन तो हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, परंतु उसकी पोजीशन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, तो वो उसकी क्या कहलाती है, विराम अवस्था। इसके बाद जो मेन आपका चला है, ये तो बेसिक थे, नॉर्मल। अब से जो चल रहा है वो ज़रूरी है आपका समझना। पहले आता है वर्ड दूरी। तो दूरी किसे कहते हैं, सबसे पहले ये बनता है कि दूरी किसे कहते हैं। गति कौन करता है, चलने वाला, जो चल सकता है वो गति करता है। तो क्या कहते हैं कि दूरी, तो किसी वस्तु द्वारा गति, कोई भी वस्तु हो सकती है जो गति कर सकता हो, तो किसी वस्तु द्वारा तय किया गया पथ, किसी भी वस्तु द्वारा तय किया गया पथ मतलब रास्ता, वो उसकी क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। तो कोई भी वस्तु हो सकती है और कोई पथ तय करे। मान लीजिए, माना मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक A, B और C, कोई वस्तु है वो यहाँ से चलना चालू किया, अब यहाँ पर B इस पोजीशन पे पहुँचा, यहाँ पर फिर C पर, और इस पोजीशन पे आके रुक गया, तो उसकी दूरी, तो डेफिनेशन क्या कहती है कि किसी वस्तु द्वारा तय किया गया पथ, तो इस पथ की जो लंबाई होगी वो क्या कहलाएगी, उसकी दूरी कहलाती है। ठीक है, अब दूरी तो कहलाती है, दूरी का जो मात्रक है वो क्या है, मीटर है, क्योंकि दूरी अर्थात लंबाई को हम किससे नापेंगे, मीटर पैमाने से। ठीक है, अब इसके बड़े छोटे बड़े पैमाने होते हैं, किलोमीटर होते हैं, तो वो, तो जो बेसिक मूल मात्रक होता है वो मीटर हो गया। इसकी विमा जो होगी वो एल होगी, और राशि ये कैसी होगी, राशि होगी अदिश। क्यों होगी, इसमें परिमाण तो है परंतु दिशा नहीं है, इसलिए ये क्या है, हमारी अदिश राशि है। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका विस्थापन। क्या आता है, विस्थापन। विस्थापन किसे कहते हैं, किसी वस्तु द्वारा तय किया गया पथ का प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की पोजीशन, दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। या कह सकते हैं कि किसी वस्तु द्वारा तय किया गया जो पथ है उसके प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है, उसका विस्थापन कहलाता है। क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। अब कैसे करेंगे हम, मान लीजिए यहाँ पे है और यहाँ से यहाँ गया A, B और ऊपर गया C, तो हमें यहाँ से यहाँ तक की, तो ये तो हो गया हमारा क्या, दूरी। अब ये तो हो गया प्रारंभिक और ये हो गया अंतिम बिंदु। प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की प्रारंभिक और अंतिम पोजीशन अर्थात बीच की दूरी, न्यूनतम दूरी, वो क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाता है। इसको क्या बोलेंगे, विस्थापन। और ये जो पथ तय किया है वो क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। ठीक है, अब ये इसमें क्या होता है कि पोजीशन पे डायरेक्शन, हर स्थिति में पोजीशन होती है इस पर। तो ये हमारी जो है विस्थापन, इसका जो मात्रक है वो क्या है, मीटर ही होता है, और जो विमा है वो एल होती है, और राशि जो है
वो सदिश होती है। राशि कैसी होती है? सदिश। ठीक है भाई। अब इन दोनों में हमें क्या देखना है? रिलेशन देखना है। वो रिलेशन देखिए, एक तरफ दूरी है और दूसरी तरफ विस्थापन। सबसे पहले में तो डेफिनेशन, दोनों की डेफिनेशन में अंतर है। किसी वस्तु द्वारा तय किया गया पथ क्या कहलाता है? दूरी। और प्रारंभिक व अंतिम बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, वो क्या कहलाता है? आपका विस्थापन। प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। अर्थात इसमें हम दूरी की डेफिनेशन लिख देंगे और इसमें विस्थापन की। उसके बाद नंबर 2, जो दूरी है आपकी वो कैसी राशि है? अदिश राशि है। और जबकि विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि है। तीसरी बात, जो हमारी दूरी होती है वो हमेशा धनात्मक होती है। दूरी कैसी रहेगी? हमेशा धनात्मक होती है। और इसलिए धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकती है। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकती है। ठीक है। चौथा, ये पथ पर डिपेंड कर रही है, तो इसकी ये प्रकृति पर निर्भर करती है और या प्रारूप पर निर्भर करता है। ये प्रारूप पर निर्भर नहीं करता है। इसका मतलब क्या हुआ जी? तो ये तो कह रहा है कि ये ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे पहुंच गया। कोई आकृति है, यहाँ से A to B, B, C, D, E और ये हो गया F। तो विस्थापन क्या होगा? यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी। अर्थात इस पूरे उस पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ वो क्या करता है? प्रारंभिक और अंतिम के बीच की न्यूनतम दूरी देखता है। तो प्रारूप पर उसके पर कैसे पर निर्भर करता है? नहीं करता। कौन? विस्थापन निर्भर नहीं करता। जबकि हम देख रहे हैं कि दूरी क्या है कि डिपेंड कर रही है कि पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, टोटल फिर ऐसे, और जैसे जैसे उसका प्रारूप बन रहा है या जैसे जैसे उसका पथ बन रहा है, उस चीज़ पर क्या कर रही है? वो निर्भर कर रही है। ठीक है। पांचवा, दूरी शून्य होने पर विस्थापन भी शून्य होगा। अगर दूरी शून्य है तो विस्थापन भी क्या होगा? उसका शून्य है। छठा, यदि दूरी शून्य नहीं है तो विस्थापन शून्य हो भी सकता है। क्या हो सकता है? विस्थापन शून्य हो भी सकता है और नहीं भी। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी दूरी शून्य नहीं है तो विस्थापन शून्य ना हो सकता है कि शून्य भी हो सके। कैसे? एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ, समझिए भाई। हमने क्या किया? एक गेंद को लिया, पृथ्वी तल से h ऊंचाई ऊपर उछाल दिया और लौटने के बाद वो उसी तल पर, उसी स्थान पर आ जाती है।
तो अगर आपसे दूरी पूछा जाए तो कितनी हो जाएगी? h ऊंचाई ऊपर गई और h ऊंचाई नीचे, क्योंकि पथ पर डिपेंड कर रहा है कि पहले यहाँ गई फिर लौट के फिर यहाँ आई, तो वो तो होगी आपकी दूरी। और विस्थापन पहले ऊपर गई फिर नीचे आ गई, अर्थात दोनों बिंदु क्या हैं? एक ही पॉइंट पर हैं, तो वो क्या हो जाएगा? शून्य। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी दूरी शून्य नहीं है तो विस्थापन भी शून्य नहीं होगा, विस्थापन शून्य हो सकता है। ठीक है, कुछ हम सवालों के माध्यम से इन दोनों दूरी तथा विस्थापन को अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे। एक कार, फर्स्ट क्वेश्चन है, एक कार सर्वप्रथम 5 किलोमीटर दूरी पूरब की ओर तय करती है, तत्पश्चात 12 किलोमीटर दूरी उत्तर दिशा में तय करती है, तो कार द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। इसमें आपको दूरी तथा विस्थापन दोनों चीज़ ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण किधर कौन सी डायरेक्शन होती है। आपको बता दिया गया है कि जो सीधा हाथ होता है इधर है, तो ये हमारा जब हम किसी कॉपी पर पेन पर लिखते हैं तो ये फिक्स होता है कि सीधे हाथ वाली तरफ हम पूरब लेंगे। क्या लेंगे? पूर्व। ठीक है, अब उसके बाद पूर्व के बाद पश्चिम, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण। ये फिक्स रखना है कि जिधर हाथ हमारा सीधा होता है उधर पूरब, दूसरा जो उल्टा हाथ होगा वो पश्चिम, फिर ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण होगा। किसी भी पोजीशन में आप बैठे हैं, किसी भी पेपर पे लिख रहे हैं, बोर्ड पे लिख रहे हैं, आपको फिक्स रखना है कि सीधा हाथ जो होता है वो हमारा क्या होता है? पूरब होगा। अब इसमें देखिए कि क्या कह रहा है। अगर मैं इसी पोजीशन को बनाऊं, सर्वप्रथम 5 किलोमीटर पूरब, मान लीजिए कि चलने वाला यहाँ बैठा है, फिर कह रहा है कि 5 किलोमीटर पूरब दिशा में, तो पूरब आप जानते हैं इधर होता है, पूर्व दिशा में कितना? 5 किलोमीटर चलता। चलो 5 किलोमीटर चल लिया। उसके 12 किलोमीटर उत्तर दिशा में, 5 किलोमीटर पहुंचने के बाद यहाँ के रुका और फिर क्या करा? 12 किलोमीटर गया। कितना? 12 किलोमीटर किस दिशा में? उत्तर दिशा में। अब आ गया पोजीशन ये, तो यहाँ से इसको हमने यहाँ मिला दिया। तो दूरी मान लीजिए ओ पे था, ए गया फिर बी गया, तो दूरी क्या बनेगी? ओ ए प्लस ओ बी, क्योंकि पथ तो हमारा ये है। तो यहाँ से यहाँ चलना चालू किया, यहाँ से यहाँ तक, तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 और ये 12, ये 17 किलोमीटर वो क्या है? दूरी तय की है। अगर मैं विस्थापन की बात करूं तो विस्थापन में डेफिनेशन में बताया गया है कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की पोजीशन की। अगर मैं देखूं तो ये आपको कण दिखाई दे रहा है, और ये अगर लंब है दिखाई दे रहा है तो ये आधार। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जो कण का वर्ग होता है वो लंब प्लस आधार, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। अगर मैं अंडर रूट निकाल दूँ तो हमारे पास बचेगा आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। अगर मैं इनके मान देखूं तो 5 का स्क्वायर और ये 12 का स्क्वायर, तो कितना बना हमारा? 25 प्लस 144, कितना हो गया? 169। तो कितना आ गया? 13 किलोमीटर। अब एक बात और नोट कर लीजिए, दूरी से हमेशा विस्थापन छोटा होता है, बराबर होता है, परंतु कभी बड़ा नहीं होगा। तो इसका मतलब ये निकल के आया कि जो हमारा दूरी है वो बड़ी हो सकती है, होती है, और ये विस्थापन
तो ये रिजल्टेंट निकल का दूरी जो है वो बड़ी होगी या विस्थापन के बराबर होगी। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक कण 4 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर, एक कण 4 मीटर त्रिज्या के पथ पर 3 चक्कर पूर्ण लगाता है, तो कण द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। पूर्ण चक्कर, पूर्ण चक्कर का मतलब क्या है? यहाँ से गया यहीं पे आ गया 1 चक्कर, यहाँ से गया यहीं आ गया 2 चक्कर, यहाँ से यहाँ गया 3 चक्कर। अब दूरी कितनी तय करी? कितने चक्कर हैं? 3 चक्कर। और 1 चक्कर में दूरी कितनी होती है? जो इसकी परिधि होती है 2 पाई r, और r की जगह कितना दिया है? 4। तो 4 दूनी 8, 8 दिया 24 पाई, अर्थात इतनी मीटर क्या करी उसने? दूरी तय करी। और विस्थापन, विस्थापन कितना तय किया? भाई देखो, पहले चक्कर में भी यहीं पे आ गया, दूसरे चक्कर में भी यहीं पे आ गया, तीसरे में भी यहीं पे आ गया, तो दोनों गया भी यहीं से था और आ भी यहीं गया। तो इसका मतलब जब प्रारंभिक जिस बिंदु से जाता है उसी बिंदु पर लौट कर आ जाए तो विस्थापन क्या होगा? आपका 0 होगा। तो इसका क्या हो गया? विस्थापन 0। क्वेश्चन नंबर 3, एक छात्र उत्तर की ओर 10 मीटर, तो वही डायरेक्शन शो करेंगे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो क्या कह रहा है कि 10 मीटर उत्तर की ओर, ऐसे गया 10 मीटर उत्तर की ओर तय करता है, उसके बाद वह पूरब की ओर, उसके बाद वो पूरब की ओर मुड़ जाता है। मतलब यहाँ से नहीं मुड़ेगा, जहाँ से ये पोजीशन चले गया, तो उसके बाद पूरब की ओर मुड़ गया। तो पूरब की ओर कितना मुड़ा? 12 मीटर मुड़ गया। छात्र द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ओ है, फिर ए पर पहुंचा, फिर बी पे पहुंचा, ऐसी उसकी आकृति बनी। तो दूरी कैसे निकालेंगे भाई? कहाँ से स्टार्ट किया था? ओ से पहले ए तक गया, इतनी दूरी, फिर ए से कहाँ गया? बी गया, तो यहाँ 10 मीटर और इससे आगे 12 मीटर, टोटल हो गया 22 मीटर, अर्थात इतनी दूरी उसने तय कर ली। छात्र द्वारा तय किया गया विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो अब विस्थापन पूछा है जी। अब आपको वही समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है 90 डिग्री। तो आपको पूछा गया है ओ बी, तो आपका फॉर्मूला क्या बनना चाहिए? ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो आपका माना जाएगा कितना? 10 का स्क्वायर और ये 12 का स्क्वायर। तो ये बैठा आपका 100 और ये 144 और ये टोटल आपका बैठेगा 244। इतने मीटर क्या करेगा? वो विस्थापन करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कण 7 मीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार पथ पर गतिमान है। कण द्वारा अर्धवृत्ताकार पथ को पूरा करने पर इसके द्वारा चली गई दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। 7 मीटर त्रिज्या के अर्धवृत्ताकार पथ पर ऐसे होगा भाई, और 7 क्या है? उसकी त्रिज्या होगी 7 मीटर त्रिज्या। ठीक है भाई, ये भी 7 हो गई, ये भी 7 मीटर हो गई। यहाँ O है, यहाँ A है, यहाँ B है। तो कह रहा है कि एक कण 7 मीटर त्रिज्या के एक अर्धवृत्ताकार पथ पर गतिमान है। कण द्वारा अर्धवृत्ताकार पथ को पूरा करने पर उसके द्वारा चली गई दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो अर्धवृत्ताकार पूरा चलने पर, पूरा चला है, तो पहले निकालेंगे दूरी। मान लीजिए यहाँ से चला है, कहाँ से? यहाँ से, तो आप क्या लिखेंगे?
ओ ए, यहाँ से जब स्टार्ट किया ओ ए, फिर ऐसे चलेगा तो आप क्या लिखेंगे ए बी और इसके ऊपर चाप लगा देंगे। गोलीय वृत्त का है तो गोल वाला चाप लगा दिया, ठीक है। फिर कहाँ पहुँचे, ओ बी से ओ पर, तो इतनी दूरी तय उसने कर ली। तो आप कैसे करेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक की तो 7 है, ये त्रिज्या है। इतना क्या होगा, क्योंकि हम जानते हैं पूरे वृत्त का जो परिधि होती है वो 2 पाई आर होती है, तो आधे की कितनी होगी, पाई आर। तो यहाँ लिखेंगे पाई और आर का जो वैल्यू है वो कितना है 7 प्लस, अब ये कितना लिखा जाएगा, वो भी 7। कितना आ गया जी, ये आ गया हमारा 14 पाई 7। अगर मैं इसको लिखूँ 22/7 तो ये 7 इससे कट जाएगा, कितना रह जाएगा 14 प्लस 22, तो जाएगा 6 और ये 36 हो गया। तो इतने मीटर क्या करेगा, वो दूरी तय करेगा। अब विस्थापन में क्या करना है भाई, ओ से चला था ऐसे और ओ पर ही आ गया तो क्या होगा 0, तो विस्थापन क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के वीडियो का। एक कण युद्ध रेखीय में गतिमान है, यह मूल बिंदु से प्रारंभ करके, मतलब कोई एक्स अक्ष है, यहाँ पोजीशन माना है O और ये एक्स अक्ष है वो भी प्लस वाली है। मूल बिंदु से प्रारंभ करके, यहाँ से प्रारंभ करके एक्स अक्ष के अनुदिश 10 मीटर चलता है, यहाँ पहुँच गया 10 मीटर पर, ठीक है। इसके पश्चात वह विपरीत दिशा में 5 मीटर चलता है, फिर उसके बाद क्या करता है, विपरीत दिशा में आता है और 5 मीटर चलता है, लौटता है। तो अंत में कण द्वारा चली गई कुल दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो दूरी बता दी है, देखो यहाँ से P पर गया, P से फिर क्या आया, Q पे आ गया। तो हम पहले O से कहाँ गया, P पर, और फिर P से कहाँ आया, Q पर। तो ये हो गया हमारा 10 प्लस 5 कितना हो गया 15 मीटर, इतनी तो होगी उसकी दूरी। अब विस्थापन देखिए जी, विस्थापन कैसे निकलेगा भाई, प्रारंभिक पोजीशन और अंतिम पोजीशन के बीच की दूरी। तो उसका मतलब ये हुआ कि हमें OP में से OQ घटा दो तो ये वाली डिस्टेंस रह जाएगी, तो बचेगा क्या, PQ वाली पोजीशन घटा दो, तो 10 - 5 तो 5 क्या हो जाएगा मीटर विस्थापन हो जाएगा, ठीक है। इसे कई बार देखना है, जितनी बार आप देखेंगे उतनी अच्छे समझ में आएगा, फिर इसी तरह के टॉपिक आपके सामने आते रहेंगे।